ये कहानी है अयातुल्लाह अली खामनोई की। ये कहानी है एक साधारण मौलवी के सुप्रीम लीडर बनने और फिर इजराइल अमेरिका के एक मिसाइल स्ट्राइक में शहीद होने की। 28 फरवरी 2026 की रात में जब ईरान की हवाओं में मिसाइल छोड़े जाते हैं और खामनोई की मौत की खबर आती है तो यह एक सल्तनत के शांत होने की आहट थी। वो सल्तनत जिसे अली खामनोई ने पिछले 4 दशकों से ईंट दर ईंट खड़ा किया था, जिन्हें ईरान में वली फकी यानी खुदा का जमीन पर नुमाइंदा माना जा रहा था, लेकिन अब इतिहास के पन्नों में वो दफन हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल बार बार कह रहे हैं कि ईरान संभल जाओ, वरना जैसे हमने तुम्हारे रहबर का खात्मा किया है हम तुम्हारे मुल्क का खात्मा कर देंगे। ईरान से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान तक में उस रहबर के लिए खून बहाने की होड़ लगी है। लोग बदला लेने की बातें कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि खामनोई कौन थे? और क्यों ऐसा है कि चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो कश्मीर हो, लखनऊ हो, पाकिस्तान में लाहौर रावलपिंडी हो, ऐसा क्या है खामनोई के अंदर कि लोग उनके लिए मरने मिटने को तैयार हैं? हालांकि खामनोई की जिंदगी का एक पहलू और भी है। दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो उनकी मौत पर जश्न मना रहा है। ईरानी भी जश्न मना रहे हैं। 86 साल के बुजुर्ग मौलवी की मौत से वो खुश हैं और इसीलिए आज हमको लगा कि आज कहानी सुनाएं खामनोई की कि कौन था वो लड़का जो मशहद की धूल भरी गलियों में एक साधारण मौलवी घर पैदा हुआ और फिर दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली इंसानों की फहरिस्त में शुमार हो गया। कैसे उस दौर के आजाद ख्याली मॉडलिंग वाले ईरान में पले बड़े खामनोई ने धर्म और राजनीति को आपस में जोड़कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने परमाणु बम की जिद में आज अपने देश को कंगाल किया, खुद को शहीद किया और अब उनके नाम पर विश्व युद्ध की आहट जो है वो नजर आ रही है। आज कहानी खामनोई की जिसने ईरान का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। खामनोई की कहानी समझने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। इतिहास में जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि इजराइल ईरान का जो युद्ध है उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक सबसे पहले और सही पहुंचा सकें। अब शुरुआत करते हैं शुरू से, मशहद की गलियों से, वो शायरी से जब एक मौलवी शायर बन रहा था। 19 अप्रैल साल 1939 मशहद का वो इलाका जहां वक्त ठहरा हुआ था। सैयद जावेद खामनोई के घर जब अली का जन्म हुआ तो घर में सिर्फ कुरान की आयतें और सादगी का साया था। जिस ईरान में खामनोई बड़े हो रहे थे वो आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। पेरिस और लंदन जैसा चकाचौंध भरा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के राज में मॉडलिंग, नाइट क्लब और वेस्टर्न कपड़ों का बोलबाला था। खामनोई अपनी किताब सेल नंबर 14 में लिखते हैं कि जब वो 4 साल की उम्र में मकतब जाते तो उनके छोटे छोटे पैरों में पुरानी जूतियां होती और हाथों में धार्मिक किताबें। बाहर की दुनिया में मखमल और शराब का दौर था, लेकिन उस घर में सन्नाटा और इबादत थी। जब वे अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर बाहर निकलने लगे तो आधुनिक बच्चे उन्हें अखुंद कहकर चिढ़ाते। यही वो अपमान था जिसने उनके अंदर शाह के मॉडर्न ईरान के खिलाफ नफरत के बीज बोए। हालांकि यहां एक विरोधाभास भी है। यह सख्त मौलवी अंदर से एक शायर था। जेल की अंधेरी रातों में खामनोई अक्सर अपनी तन्हाई को गजलों में पिरोते थे। वो मशहद के उन चुनिंदा मौलवियों में से थे जो बड़े बड़े कवियों और साहित्यकारों के साथ बैठकर कला पर चर्चा करते। लेकिन विडंबना देखिए कि जो हाथ जेल में कोमल गजलें लिख रहे थे वही हाथ सत्ता में आते उन कलाकारों के जुबान काटने का हुक्म देने लगे। वे अक्सर रात के अंधेरे में अपनी डायरी में ऐसी बातें लिखते जो राजनीतिक छवि की उलट थी, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही उनकी वो कोमलता एक फौलादी कट्टरपंथ में तब्दील हुई और कला उनके लिए वही रह गई जो शायद उनकी राजनीतिक सोच में फिट हो रही थी। खामनोई की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौर था साल 1989 की क्रांति की आग। 11 साल की उम्र में मौलवी बन चुके खामनोई जब कोम शहर पहुंचे जो शिया इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र था तो उनकी मुलाकात अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी से हुई। खोमैनी उस समय शाह की नीतियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका यह मानना था कि इस्लाम और सियासत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
और उन्हें अलग करना खुदा का अपमान है। खोमैनी के ऐसे मुरीद बने कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेलों और विद्रोह के नाम कर दी, कोड़े खाए, यातनाएं झेली, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। वे रात रात भर जागकर शाह के खिलाफ पर्चे लिखते, मस्जिदों के बाहर बांटते। फरवरी 1989 में जब शाह की हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और खोमैनी पेरिस से वापस लौटे तो खामनोई उनके राइट हैंड बन चुके थे। उन्होंने ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसका असली मकसद देश की सुरक्षा नहीं बल्कि उस कुर्सी और क्रांति की हिफाजत करना था जो बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जिसने एक साधारण मौलवी को ईरान का सबसे बड़ा सुल्तान बनाया। खामनोई के शासन का सबसे काला और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा जो है वो साल 1988 में देखने को मिला, जो नरसंहार था। दरअसल उस समय ईरान और इराक का युद्ध खत्म हो रहा था और जेल राजनीतिक कैदियों से लबालब भरी थी। खोमैनी ने एक सीक्रेट फतवा जारी किया कि जो भी शासन के खिलाफ है उसे खत्म कर दो। खामनोई तब देश के राष्ट्रपति थे और उनकी निगरानी में एक डेथ कमीशन बनाया गया। ये कहते हैं कि उन रातों में तेहरान की जेलों में फांसी देने वाली रस्सी कम पड़ गई थी। ट्रकों में भर भर कर लाशों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा था और हवा में सिर्फ सिसकियां और बारूद की महक थी। कोई गवाह नहीं बचा था, बस वो चीखें थी जो आज भी दीवारों में दफन है। महज कुछ हफ्तों में 5000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें गर्भवती महिलाएं, 15-16 साल के वो बच्चे भी थे जिन्होंने सिर्फ बेहतर भविष्य का सपना देखा था। खामनोई ने इसे गद्दारों के लिए खुदा का इंसाफ करार दिया। उनकी क्रूरता ने उन्हें खोमैनी का उत्तराधिकारी बनने का वो पक्का रास्ता दे दिया जिससे अब पीछे हटना नामुमकिन था। और यहीं पर आता है वो फतवा जिसका बदला दशकों बाद लिया गया, सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा। साल 1989 में जब अयातुल्लाह खोमैनी की मौत हुई और खामनोई सुप्रीम लीडर बने तो अपनी वैश्विक ताकत दिखाने के लिए सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ मौत के फतवे को और भी सख्ती से दोहराया। पूरी दुनिया इस फैसले से दन्न रह गई थी। ये वो दौर था जब खामनोई ने साबित किया कि उनकी ताकत सिर्फ ईरान के भूगोल तक सीमित नहीं बल्कि 7 समंदर पार बैठे किसी भी शख्स की किस्मत का फैसला वो कर सकते हैं। इस फतवे ने उन्हें पूरी मुस्लिम दुनिया में कट्टर और रक्षक लीडर के तौर पर स्थापित किया। दुनिया को संदेश दिया कि इस्लाम का अपमान करने वाला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए शायद ये फतवा कागजों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में हिंसा की ऐसी दौड़ चली कि बेगुनाहों की जान गई। रुश्दी किताब का अनुवाद करने वाले जापानी अनुवादक एगारशी की चाकू मारकर हत्या की गई, तो वहीं इतालवी अनुवादक और नॉर्वेजियन प्रकाशक पर भी जानलेवा हमले हुए। सलमान रुश्दी को कई सालों तक पुलिस प्रोटेक्शन में गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी। उन्हें लगा कि वक्त के साथ ये नफरत ठंडी पड़ गई, लेकिन खामनोई के शासन में इस फतवे को कभी वापस नहीं लिया गया, बल्कि समय समय पर रुश्दी के सिर पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। इस नफरत का सबसे खौफनाक मंजर 33 साल बाद 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में दिखाई पड़ा, जब एक सभा के दौरान हादी मतर नाम के एक शख्स ने मंच पर चढ़कर सलमान रुश्दी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। रुश्दी की एक आंख गई और मौत के मुंह से बाल बाल बचे। इस हमले ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि खामनोई ने दशकों पहले जो मौत का बीज बोया था उसकी जड़ें कितनी गहरी थीं। खामनोई के नेतृत्व वाले ईरान ने इस हमले की निंदा करने के बजाय इसे ईश्वरीय न्याय करार दिया। ये घटना दिखाती है कि खामनोई का प्रभाव सिर्फ राजनीति तक नहीं था बल्कि एक ऐसी विचारधारा तैयार की थी जो दशकों बाद भी किसी के खून की प्यासी हो सकती थी। खामनोई की शख्सियत की बात करें तो वो दुनिया के लिए हमेशा पहेली रही है। उनकी सार्वजनिक छवि एक ऐसे धर्मगुरु की जो बेहद सादगी में रहता, पुराना कालीन और साधारण रहन सहन उनकी पहचान था। लेकिन इस सादगी भरी तस्वीर के साथ साथ एक आर्थिक पहलू भी था जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। उन पर सिटार्ड नाम के एक विशाल और गुप्त बिजनेस साम्राज्य को कंट्रोल करने के दावे किए गए, जिसकी कीमत करीब 95 अरब डॉलर आकी गई। रिपोर्ट के अनुसार यह पैसा देश के बुनियादी ढांचों और सेना को मजबूत करने में लगाया जाता। सत्ता के इस ऊंचे पायदान पर रहने के लिए खामनोई ने कई कड़े राजनीतिक फैसले भी किए। कभी उनके सबसे करीबी रहे अकबर हाशमी रफसंजानी, जिन्होंने खामनोई को रहबर बनाने में किंगमेकर की भूमिका बनाई थी, धीरे धीरे मुख्यधारा की राजनीति से अलग किए गए। रफसंजानी पश्चिमी देशों के प्रति जब थोड़ा सा नरम रुख रखने लगे, जो खामनोई की सख्त विचारधारा से अलग था, तो फिर एक रोज 2017 में खबर आई कि उनकी अचानक मौत हो गई और इस मौत ने चर्चाओं को जन्म दिया। यह हिस्सा दिखाता है कि खामनोई के लिए उनके सिद्धांत और सत्ता का स्थायित्व व्यक्तिगत संबंधों से कहीं ऊपर था। खामनोई की जिंदगी कासिम सुलेमानी का जिक्र किए बगैर अधूरी है।
खामनोई की असली पावर सेंटर कोई मंत्रालय नहीं बल्कि उनका अपना दफ्तर था, जिससे बेत ए रहबरी कहा जाता था। यहां करीब 2000 से ज्यादा वफादार अधिकारी काम करते थे, जो सीधे खामनोई को रिपोर्ट करते और जिनके सामने ईरान की संसद भी कुछ नहीं कर सकती थी। यहीं से खामनोई ने जनरल कासिम सुलेमानी को तैयार किया। सुलेमानी खामनोई के लिए सिर्फ एक फौजी नहीं थे, उनके मानस पुत्र और विजन को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाने वाले सबसे बड़े मोहरे थे। सुलेमानी ने ही लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुतियों और इराक में शिया मिलिशिया का जाल बुना था। वे कुर्द फोर्स के प्रमुख के तौर पर खामनोई की उंगलियों के इशारे पर पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन चलाते। जब 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के बाहर अमेरिका ने सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया, तो खामनोई सरेआम फूट फूट कर रोए थे। वो एक पिता के दुख के साथ साथ उस साम्राज्य के ढहने का भी डर था जो सुलेमानी ने उनके लिए तैयार किया था। सुलेमानी की मौत ने खामनोई के उस विजन को तगड़ा झटका दिया था, जो तेहरान से भूमध्य सागर तक शिया कॉरिडोर बनाना चाह रहे थे। सुलेमानी के जाने के बाद से ही खामनोई के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा अकेले और ज्यादा असुरक्षित हो गए थे। वैसे खामनोई की सत्ता की नींव पहली बार 2009 के ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हिली थी, जब चुनाव में धांधली के गंभीर आरोपों के बाद ईरान की सड़कों पर समंदर जैसे लोग उमड़ पड़े थे। तेहरान की दीवारों पर एक सवाल गूंज रहा था कि मेरा वोट कहां है। लाखों युवाओं महिलाओं ने जब सड़कों पर उतरकर हक मांगा, तो खामनोई ने जुमे की नमाज में एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि सड़क पर जो खून बहेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी जनता की होगी। और इसके बाद शुरू हुआ वो खौफनाक दौर जहां पर बसीज मिलिशिया के गुंडों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं। उस वक्त सड़कों पर गिरती निदा सुल्तान जैसी युवतियों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस सख्ती ने खामनोई की आध्यात्मिक गुरु वाली छवि को हमेशा के लिए एक कठोर तानाशाह में बदल दिया। और यही सिलसिला 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद फिर लौटा। महसा अमीनी वो लड़की 22 साल की जिसके चेहरे पर कुछ बाल दिख रहे थे, और ईरान की पुलिस ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हिजाब का मुद्दा खामनोई के लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उनकी 1989 की क्रांति की वो आखिरी दीवार थी जिसे वो टूटने नहीं देना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर एक बार हिजाब का कानून ढीला हुआ तो पूरी विचारधारा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। सत्ता को बचाने के लिए ही मॉरलिटी पुलिस को खुली छूट दी और फांसी का खौफनाक दौर शुरू हुआ। सरेआम चौराहों पर क्रेन से लटकाकर युवाओं को फांसी दी गई, ताकि जनता के दिल में इतना खौफ पैदा हो जाए कि वो फिर कभी सिर उठाने की जुर्रत न करें। खामनोई को इस बात का डर था कि अगर ईरान की महिलाएं जाग गईं तो उनकी ये पुरुष प्रधान सल्तनत शायद टिक नहीं पाएगी, और इसीलिए पूरी ताकत इस आवाज को दबाने में झोंक दी। और ये आज जो लोग जश्न मना रहे हैं, खास तौर पर जो महिलाएं जश्न मना रही हैं, उनमें बड़ी संख्या में वही हैं जो खामनोई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से ज्यादा खामनोई की सल्तनत पर आखिरी बार परमाणु बम की तैयारी थी। खामनोई के शासन का सबसे विवादास्पद हिस्सा उनका परमाणु मिशन था। ये उनकी एक ऐसी जिद थी जिसने ईरान को दुनिया से अलग थलग कर दिया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने एक फतवा जारी किया कि परमाणु हथियार इस्लाम में हराम है। लेकिन पर्दे के पीछे नतांज और फोर्डो जैसे पहाड़ों के नीचे बने गहरे बंकरों में वो लगातार कोशिश कर रहे थे। खामनोई का मानना था कि जब तक ईरान के पास परमाणु कवच नहीं होगा, तब तक पश्चिम उसे कभी भी इराक या लीबिया की तरह तबाह कर सकता है। उनके इसी जुनून ने ईरान की इकॉनमी की कमर तोड़ दी। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। दवाइयों की किल्लत हुई, लेकिन खामनोई अपनी जिद से 1 इंच पीछे नहीं हटे। उनके लिए देश की खुशहाली से ज्यादा जरूरी वो शक्ति थी जो दुनिया के ताकतवर देशों के सामने खड़ा कर सके। वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में उनके बेटे मुश्तबा खामनोई का नाम एक परछाई की तरह गूंजने लगा। मुश्तबा ने कहने को तो कोई भी आधिकारिक पद नहीं संभाला, न टीवी कैमरों के सामने आए, लेकिन हकीकत में ईरान के शैडो कमांडर बन चुके थे। अपने पिता और शक्तिशाली IRGC के बीच सबसे मजबूत कड़ी थे। आज इन्हीं मुश्तबा को खामनेई का सक्सेसर बनाया गया है। कहा जाता है कि मुश्तबा ही वो शख्स जो तय करते थे सत्ता में किसे रहना है, किसे रास्ते से हटना है। खामनोई धीरे धीरे अपने बेटे के लिए रास्ता साफ कर रहे थे, जो उनके जाने के बाद सुप्रीम लीडर की गद्दी संभाले, और अब वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। लेकिन यहीं से उस वंशवाद की कहानी शुरू होती है जिसके खिलाफ खामनोई और उसके साथियों ने 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को खाड़ फेंका था। अब यह हैरान करने वाली बात है कि जिस क्रांति ने शाही शासन को खत्म किया, वही क्रांति अंततः एक मौलवी के पारिवारिक साम्राज्य में सिमट कर रह गई। मुश्तबा का ये गुप्त उदय दिखाता है कि खामनोई को अपने वफादारों से ज्यादा अपने खून पर भरोसा था।
वे अपनी इस विचारधारा को अपने परिवार के हाथों में सुरक्षित देखना चाहते थे। 2026 की शुरुआत से ही मौत खामनोई के आसपास मंडरा रही थी और 28 फरवरी की उस रात तेहरान में गुप्त और सुरक्षित बंकर के अंदर जब मीटिंग चल रही थी, तब चाय की प्यालियां टेबल पर थीं, रणनीति के नक्शे बिछे थे। खामनोई अपनी अगली चाल सोच रहे थे। उन्हें गुमान भी नहीं था कि ऊपर आसमान में उनकी मौत दस्तक दी है और फिर बंकर बस्टर मिसाइलों से हमला हुआ। वो सुरक्षा चक्र जिसे अभेद माना जा रहा था, कुछ ही सेकेंड में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। खामनोई की मौत ने ईरान को ऐसे दो राहे पर खड़ा किया जहां से रास्ता अनिश्चितता की ओर जाता है। अब ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो एक नया रहबर चुनकर कट्टरपंथ के रास्ते पर चले या उस पुरानी पहचान की ओर लौटे जहां संगीत, कला, दुनिया से दोस्ती थी। रजा पहलवी अब एक उम्मीद बनकर उभर रहे हैं, लेकिन खामनोई ने जिस छाया सेना कट्टर विचारधारा को 40 सालों में सींचा है, उसे उखाड़ फेंकना भी आसान नहीं है। खामनोई का अंत उस लंबी कहानी का आखिरी पन्ना है जिसे दुनिया को दिखाया कि कैसे एक साधारण मौलवी अपनी जिद के दम पर दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ला सकता है। अब इतिहास ये तय करेगा कि वो उन्हें एक रक्षक के तौर पर याद करेगा या फिर एक विनाशक के तौर पर, लेकिन उनकी पहचान, उनकी अहमियत को कोई इंकार नहीं कर सकता और वो अहमियत तेहरान से लेकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान तक दिख रही है। लेकिन सवाल ये कि उनकी ये दस्ता सत्ता और सिद्धांतों की क्या सबसे बड़ी गवाही बनेगी या फिर विनाशक के तौर पर एक पहचान। ये कहानी खामनोई की थी, ये कहानी आपने सुनी। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको रोचक लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जाते जाते फिर अपील आपसे, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।